प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम बीए पार्ट तृतीय उसमें जो हिस्ट्री फर्स्ट है उस पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें एक यूनिट थी वो हमने कंप्लीट की थी। आज हम दूसरी यूनिट है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और उसका जो पहला चैप्टर है वो है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कि अंग्रेज थे 1600 ईस्वी में उन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन में, और उसके बाद 1608 ईस्वी में उनका पहला प्रतिनिधिमंडल जहांगीर के दरबार में या मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आता है। उसके बाद उनको व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है, भारत से व्यापार करने की। उसके बाद में जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधिमंडल था जो 1615 ईस्वी में आता है, वही जहांगीर के दरबार में ही सर थॉमस रो के नेतृत्व में उन्होंने भारत में व्यापार का और अधिक विस्तार किया और अधिक उनसे अंग्रेज जो मुगल बादशाह थे उनसे व्यापारिक सुविधाएं और अधिक प्राप्त की। उसके बाद अंग्रेज थे, उनका जो क्षेत्र था शुरुआत में तो सूरत वगैरह है, बम्बई है, मद्रास है, ये थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, व्यापारी के रूप में आए और शासक बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल जो राज्य था भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और यह व्यापार का भी केंद्र था, और गंगा जो नदी है उसकी नदी घाटी में स्थित था। तो नदियों का जाल बिछा हुआ एक तरह से। बंगाल जिसमें वर्तमान के बंगाल या पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, बांग्लादेश जो वर्तमान में एक स्वतंत्र राष्ट्र है वो है, ये सारा क्षेत्र उस समय के बंगाल में आता था। तो इस कारण से अंग्रेज थे, यानी कि व्यापार का केंद्र, और कृषि में उपज भी बहुत अधिक है, ये सब जान करके और उन्होंने बंगाल पर सर्वप्रथम अधिकार करने का निश्चय किया। और यहाँ पे बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई उसके लिए उनको प्लासी का युद्ध करना पड़ा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और वो होता है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, और अंग्रेज हैं उनकी तरफ से क्लाइव या फिर से रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और ये जो युद्ध होता है, सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था उस समय। और होता क्या है कि बंगाल में अंग्रेजों को, यह पहले की घटना आपको बताता हूँ कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर, उनके बीमारी हो गई, शरीर में गांठ हो गई। तो भारतीय चिकित्सकों से उसका इलाज हो नहीं पा रहा था, दर्द का निवारण हो नहीं पा रहा था। अंग्रेज यात्री आने लगे थे, उनमें से कोई डॉक्टर भी होगा, तो उसने बहादुर शाह जफर की सर्जरी करके और वो गांठ निकाल दी और बहादुर शाह जफर है स्वस्थ हो गए। तो ये जब स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, और वो जो व्यापारिक पत्र प्राप्त होता था उसको दस्तक के नाम से जाना जाता था। इसको जिसको प्राप्त हो जाता है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को प्राप्त था, और इस दस्तक जो एक तरह से सर्टिफिकेट है, उससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं वो बिना शुल्क दिए, बिना आयात और निर्यात शुल्क दिए अपना व्यापार कर सकते थे। तो इन सब कारणों से जब बंगाल की आय कम होने लगी और बंगाल के जो शासक था सिराजुद्दौला, उनके शासन में हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज, और साथ ही साथ सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगे। इन सब कारणों से
ये सब कारण जान करके, और बहुत से कारण जिम्मेदार थे। अंततः प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी को, और उस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। बंगाल था, बंगाल का नवाब था सिराजदौला, इसकी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार से बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और इस युद्ध के भी कई कारण थे, जिसमें जो सिराजदौला है और अंग्रेज हैं, दोनों की महत्वाकांक्षा, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहते हैं। नवाब था, बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों ने उसके साथ विशिष्टता से व्यवहार नहीं किया। विशिष्ट अवसरों के समय बंगाल के नवाब को भेंट नहीं दी, इसके अलावा उसके आदेशों का भी पालन नहीं किया। एक तो मुख्य कारण बनता है कालकोठरी की घटना। जब सिराजदौला के आदेशों का पालन बंगाल में नहीं कर रहे थे अंग्रेज व्यापारी, और अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके निरीक्षण की अनुमति भी सिराजदौला को नहीं दे रहे हैं, तो अंततः सिराजदौला सेना सहित आक्रमण कर देता है अंग्रेजों के ऊपर। और उनके बहुत सारी जो मीर कासिम बाजार है, फोर्ट विलियम का किला था, उसके ऊपर अधिकार हो गया। और एक घटना है जो अफवाह है सच है कि 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाता है 20 जून 1756 ईस्वी को। 20 जून 1757 ईस्वी को उन व्यक्तियों को एक 18 बाई 14 फीट की जो कालकोठरी होती है, जिसमें कोई खिड़की नहीं है, रोशनदान नहीं है, उस कालकोठरी में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया और शाम को, और सुबह उस कालकोठरी का दरवाजा खोला गया। उसमें से 146 में से 123 व्यक्ति मारे गए, सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित रहे, उनमें से हॉलवेल एक था, और उस हॉलवेल ने इस कालकोठरी घटना का वर्णन किया। तो ये कारण भी एक था कि अंग्रेज इसका बदला लेना चाहते थे। और इस युद्ध के उपरांत बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। ईस्वी में, और वो युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वर्सेस। एक तरफ थे अंग्रेज, और अंग्रेजों में नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, जो सेनापति था उसने। और होता क्या है कि इस युद्ध में, बक्सर जो बिहार में स्थित है, इस युद्ध में ये अंग्रेज हैं वो विजयी हुए। और ये जो तीन संयुक्त शक्तियां थी, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था उस समय, तीनों की सम्मिलित सेनाओं का युद्ध होता है अंग्रेजों से, और उसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस विजय के उपरांत अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो दिल्ली तक स्थापित हो गया, और मुख्य रूप से शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधियां की जाती हैं, और बंगाल का सारा जो क्षेत्राधिकार था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। और यहाँ पे उन्होंने द्वैत शासन की स्थापना की, यानी कि सारा जो राजस्व के मामले थे उन्होंने स्वयं हस्तगत कर लिए, और जो शासन करने का जिम्मेदारी थी वो उन्होंने बंगाल के नवाब मीर जाफर को सौंप दी। तो ये था, इस प्रकार से प्लासी और बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों का बंगाल के ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो गया। सबसे संपन्न प्रांत है वो उनके अधिकार में आ गया, और यहीं से ही जो भारतीय क्षेत्र थे मुख्य रूप से उनका जो अधिक शोषण है वो भारतीय अंग्रेजों ने प्रारंभ करना शुरू किया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 1792 से 93 तक प्रशासनिक परिवर्तन। प्रशासनिक परिवर्तन 1772 से लेकर के 1793
ईस्वी तक। इस दौरान यहाँ पे बंगाल में मुख्य रूप से जो कुछ अधिनियम लागू किए गए उनमें से है सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रभाव कौन कौन से थे यहाँ पे, या इसमें सबसे पहले जो कानून बनाया गया वो कौन से थे। सबसे पहला था इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां हैं, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। यानी कि कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल होगा वो ही बंगाल और मद्रास का गवर्नर जनरल भी होगा। नेक्स्ट था कि इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, की गई। और उसमें भी यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता था। एक ये था कि भारत में शासन चलाने के लिए नियंत्रक मंडल और संचालक मंडल की स्थापना की गई। इसमें भी समय समय पर सदस्यों की संख्या बदलती रहती है। तो इसके माध्यम से ये जो कुछ कानून लागू किए गए इसके माध्यम से भारत का शासन चलाया जाने लगा। और इसके बाद में अगला जो एक्ट लागू होता है 1772 से लेकर के 1793 ईस्वी के मध्य है, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसमें क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अनुसार ब्रिटिश संसद का प्रभाव मजबूत हुआ कंपनी पर। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो उनको कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई थी उनके ऊपर कुछ नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने किया। साथ ही साथ दूसरा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे थे, अब उनके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाई गई थी। राजनीतिक और जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हीं के ऊपर कुछ नियंत्रण लगाया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था इसमें कि इंग्लैंड में सरकार थी जिसमें लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स दोनों की मिलीजुली सरकार थी। इस पिट्स के इंडिया एक्ट के आधार पे जो विवाद हुआ उस विवाद को लेकर के लंदन में ब्रिटिश जो सरकार थी वो गिर गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा पहले और अंतिम बार हुआ था कि किसी भारतीय मुद्दे को लेकर के ब्रिटेन में किसी सरकार है वो गिर गई हो। नेक्स्ट था कि सैनिक और असैनिक मामले, राजस्व मामले ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए सारे के सारे। तो कुछ ये 2-3 परिवर्तन इसके अनुसार होते हैं। फिर इसके बाद में थे कि वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 ईस्वी से लेकर के 86 ईस्वी तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल के या भारत के गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने भी प्रशासन में कुछ सुधार
किए थे। प्रशासनिक सुधार किए, जो पुलिस व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, उसमें सुधार किया। साथ ही साथ राजस्व में मुख्य रूप से कलेक्टरों को राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंप दी। न्याय के कार्य उनसे अलग कर दिए जाते हैं, या फिर न्याय के बहुत समय परिवर्तन होता रहता था। कभी उनको शक्तियां दे दी गई न्याय की और कभी उनसे छीन लिए जाते थे। स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट वगैरह जो होते थे, मुंसिफ वगैरह, ये सब न्याय प्रदान करते थे। व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत सारे जो परिवर्तन किए गए कि कुछ व्यापारिक सुविधाएं अन्य को भी दी गई, और साथ ही साथ व्यापारिक एकाधिकार था वो अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल में स्थापित कर लिया। तो कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स दोनों ने मिलकर के भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश जो क्षेत्र था, या फिर मुख्य रूप से बंगाल था, इसमें कुछ सुधार किए, मुख्य रूप से राजस्व में, प्रशासन में, व्यापार वाणिज्य में और न्याय में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान। क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रीय शक्तियों के उत्थान में मैसूर को। और इसमें क्या है मैसूर में कि मैसूर राज्य था, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दो जो शासक थे, इनके नेतृत्व में मैसूर और उसका उत्थान होता है। सर्वप्रथम हैदर अली था, जो प्रारंभ में तो सेना में सैनिक ही था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर जो वाडियार वंश था वहां पे बाद में अराविड वंश, उसमें क्या होता है कि ये सेना में सेनापति बन जाता है और उसके बाद में शासक वहां का बन गया। अब शासक की मृत्यु के बाद सारे क्षेत्राधिकार वो इसने अपने हाथ में ले लिए। हैदर अली और उसका योग्य पुत्र टीपू सुल्तान, उन दोनों के नेतृत्व में मैसूर का उत्थान होता है। और अंततः फिर जब इनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेज वो भी महत्वाकांक्षी थे, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो उसके उपरांत दोनों में संघर्ष निश्चित हो गया और अंततः अंग्रेज और मैसूर के मध्य जो संघर्ष है उनकी शुरुआत होती है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, (1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी ये होता है। और ये जो युद्ध होता है वो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होता है, और इस युद्ध में पूर्ण रूप से हैदर अली की विजय हुई। हैदर अली अंग्रेजों का पीछा करता हुआ मद्रास तक चला गया और मद्रास के किले पर भी उसने अधिकार कर लिया और अंग्रेज पूर्ण रूप से पराजित हुए। अंततः अंग्रेजों को मजबूर होकर के 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी, और मद्रास की संधि के अनुसार ही इस युद्ध की समाप्ति होती है। और इसमें अंग्रेज मजबूर होकर के उनको हैदर अली के जो संधि थी उनके मानने के लिए या उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये होता है 1781 से 1784 ईस्वी। और इस युद्ध में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान ही जो हैदर अली था उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद में जो हैदर अली था
इसकी सेना का नेतृत्व या मैसूर की सेना का नेतृत्व उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने किया। बाद में दोनों पक्ष जब 3 साल तक युद्ध करते हुए थक गए तो अंततः फिर दोनों पक्षों ने ही मजबूर होकर के और मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी, इस मैंगलोर की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया गया। और इसमें शर्तें मुख्य रूप से ये थी कि दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए उन्होंने, और फ्यूचर में भी या भविष्य में भी दोस्त बने रहेंगे। फिर इसके बाद में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो होता है 1790 से 92 ईस्वी के मध्य, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार इस युद्ध की समाप्ति होती है, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेज ज्यादा सफल रहते हैं। नेक्स्ट था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, और ये जो युद्ध होता है टीपू और अंग्रेजों के मध्य, इसमें मुख्य रूप से जो अंग्रेज थे उनकी विजय होती है, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और इस युद्ध में मारा गया। और इसके बाद वही वाडियार वंश के कृष्णराज द्वितीय को यहाँ का नाम मात्र का शासक बना दिया गया, सारा क्षेत्राधिकार वो अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। तो ये 4 युद्ध थे। 4 युद्धों के उपरांत हैदर अली और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध के उपरांत मैसूर राज्य के ऊपर जो हैदर अली के नेतृत्व में राज्य का उत्थान होता है। अंततः इन युद्धों के उपरांत इनको अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ता है और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। मुख्य रूप से जो टीपू सुल्तान था, हैदर अली तो काबिल था, टीपू सुल्तान भी काबिल था, और टीपू सुल्तान था इसने अपनी सेना में सुधार करने के लिए फ्रांसीसियों को भी अपनी सेना में नियुक्त किया, लेकिन कुछ कारण थे कि फ्रांसीसी पूर्ण रूप से 100% अपना योगदान नहीं देते थे और कई बार तोपखाना उनके अधीन कर दिया और वो लोग क्या करते कि उचित समय पर वो इनको धोखा दे जाते। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब राज्य, और पंजाब थी, वहां पे 12 मिसल थे और 12 मिसलों में से शूकर चकिया मिसल, रणजीत सिंह के नेतृत्व में शूकर चकिया मिसल है। 12 मिसलें थी, छोटे छोटे पंजाब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। शूकर चकिया मिसल ने ही सबसे पहले बड़े पंजाब राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, अन्य राज्यों को जीते हुए, जिसमें पंजाब है, कश्मीर है, सिंध है, अफगानिस्तान है, इनको जीतते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और अंततः वही अंग्रेजों से इनका टकराव होता है, क्योंकि दिल्ली तक अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो चुका था। अब अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी या मार्च 1809 ईस्वी में ये होती है। अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य, और इस संधि की शर्तें मुख्यतः सामान्य शर्तें होती हैं कि अंग्रेज और रणजीत सिंह हमेशा भविष्य में मित्र बने रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। सतलज नदी है वो दोनों की सीमा निर्धारित होगी कि सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र हैं वो रणजीत सिंह के रहेंगे और सतलज नदी के नहीं उत्तर के और पश्चिम के क्षेत्र रणजीत सिंह के रहेंगे और सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र अंग्रेजों के रहेंगे। अंग्रेज हैं वो सतलज नदी के पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे और रणजीत सिंह वो सल्तनत नदी के पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा। हालांकि उसको उत्तर और पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य विस्तार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, अंग्रेज हैं अब वो पंजाब के ऊपर अपना अधिकार जमाना
चाहते हैं और अंततः दोनों के मध्य संघर्ष होता है। और इसमें है प्रथम सिख आंग्ल युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध होता है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हालांकि 1839 ईस्वी में ही हो गई। बहुत शक्तिशाली शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद में अंग्रेजों की गिद्ध जो दृष्टि थी वो पंजाब राज्य पर पड़ी। अब पंजाब राज्य में वो जो सुचारू शासन व्यवस्था थी वो स्थापित हो नहीं पा रही थी। पुत्र वगैरह थे वो बहुत अधिक काबिल नहीं थे और कुछ समय में 3 शासकों में परिवर्तन हो गए और अंततः यहाँ पे जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनको शासक बनाया जाता है और उनकी संरक्षिका रानी जिंदन को बनाया गया। लेकिन रानी जिंदन वो साम्राज्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती और अंततः कुछ षड्यंत्र अंग्रेजों ने किए। कुछ जो इनके वजीर लाल खां था, मूलराज था, इन सबको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया गुप्त रूप से और अंततः अपना साम्राज्य विस्तार जो पहले निर्धारित किया गया था अमृतसर की संधि के अनुसार कि अंग्रेज हैं वो सतलज नदी के पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। अब वो साम्राज्य विस्तार करना उन्होंने शुरू किया। अपनी सेना अफगानिस्तान की ओर ले जाना शुरू किया इधर से और सिंध राज्य के उत्तराधिकार मामले में भी हस्तक्षेप को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष होता है और उस प्रथम संघर्ष में अंग्रेज हैं वो विजयी हुए, सिख हैं वो पराजित होते हैं। द्वितीय जो युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी को। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनके आता है और आते ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। पंजाब को जीतने की नीति भी उसने तैयार की और अंततः 1848 ईस्वी में 48-49 ईस्वी में ये युद्ध होता है जिसमें क्योंकि पंजाब राज्य के जो सरदार थे वो भी बदला लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि पहले युद्ध में तो हम षड्यंत्र पूर्वक हार गए। बहुत से सिख सरदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम विजयी होते। तो इस युद्ध में अंग्रेज और सिखों के मध्य संघर्ष होता है जिसमें अंग्रेज विजयी हो और सिख पराजित हो गए। रानी जिंदन और महाराजा दिलीप सिंह थे उनको पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया और सिख राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया। नेक्स्ट जो राज्य था वो था अवध। अवध राज्य में इसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से सादत अली खान ने की 1740 से 1728 ईस्वी में और उसके बाद में 1801 ईस्वी में अवध राज्य से लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर इस अवध राज्य को हड़प लिया, अपने अधीन कर लिया। इसमें क्या था, सहायक संधि के अनुसार ये अवध राज्य पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया, लेकिन बाद में नवाब ही शासन करते हैं। यहाँ पे राजस्व के मामले सारे अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए। अब सारे जो आर्थिक स्रोत हैं वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए, अपने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए यहाँ पे। तो होगा क्या फिर, मुगल जो नवाब थे इनके पास में तो आय के स्रोत रहे नहीं, तो कहाँ से सुचारू रूप से शासन व्यवस्था स्थापित कर पाते। इस कारणवश होता क्या है यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी आते ही एक आयोग का गठन करता है और उस आयोग को बोलता है कि आप जांच कीजिए कि अवध में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल रही है या नहीं चल पा रही है। तो अंततः वो जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अवध में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कुशासन है, बिल्कुल अराजकता व्याप्त है। तो इस प्रकार से इस अवध राज्य के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह है
उनको नवाब के पद से हटा दिया गया और उनसे साम्राज्य छीन लिया गया अवध का, और इस प्रकार से अवध राज्य है वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो ये थी अंग्रेजों की 3 राज्य, मैसूर, पंजाब और अवध, कि किस प्रकार से अब साम्राज्य का उत्थान करते हैं और किस प्रकार से अंग्रेज लोग इनको अपने अधीन कर लेते हैं। 13 फरवरी 1856 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपना ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया, और इस प्रकार से अंग्रेजों का साम्राज्य है वो मैसूर, पंजाब, अवध तक विस्तृत हो गया। अधिकांश भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। तो ये था आज का हमारा चैप्टर यूनिट, जो सेकंड यूनिट थी वो हमने कंप्लीट की, और अगले कालांश में हम इससे आगे के जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।